गुड मॉर्निंग क्लास। हम इसमें आपको समझाएंगे निर्वाचन प्रणाली, ना कि चुनाव आयोग। ठीक है, तो निर्वाचन प्रणाली से बहुत बेसिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो उसी को हम यहाँ डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान लीजिए, निर्वाचन प्रणाली। हमें पता है कि भाग 15 में अगर हम बात करते हैं, आर्टिकल 324 से लेकर 329 तक चुनाव के बारे में प्रावधान किया गया। ठीक है, तो इसी को हम आपको समझाते हैं। इसमें क्या कहा गया है, जैसे अगर हम आर्टिकल संक्षेप में बात करें, यहीं से इसकी भूमिका बन जाती है। 324 में एक आयोग का जिक्र है जिसे निर्वाचन आयोग कहते हैं, और वही हमारे यहाँ इलेक्शंस को संपन्न कराता है। ठीक है, और फिर अगर हम बात करते हैं, हमारे यहाँ कुछ बातें बोली गई हैं कि कौन वोट डालेगा, तो 18 वर्ष से ऊपर के लोग वोट डालेंगे। कैसा मतदान होगा, तो वयस्क मताधिकार है। वयस्क मताधिकार आप जानते हैं, जो 18 प्लस होते हैं वो क्या कहलाते हैं, वयस्क कहलाते हैं। यह सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की बात की गई है कि मतलब सभी को मत देने का अधिकार मिला है। और ये किस आधार पर अगर हम बात करें, तो एक आर्टिकल आपने सुना है, आर्टिकल 325 में कुछ बातें कही गई हैं। कहा गया है कि जाति एक ग्राउंड्स है, दूसरा कहा गया है कि धर्म, तीसरा कहा गया है मूल वंश, ठीक, और चौथा कहा गया है लिंग। कहा इनके आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को ना मत देने का अधिकार दे सकते हैं, और ना ही इनके आधार पर हम किसी के साथ विभेद करके उसके मत देने का अधिकार छीन सकते हैं। इतनी बातें सब बोली गई। तो फिर पूछा गया कि किसी को निर्हर कैसे घोषित कर सकते हैं, ये कुछ क्वेश्चंस कभी कभी पूछे जाते हैं। तो कहा अगर कोई व्यक्ति अनिवासी है, मतलब यहाँ रहता नहीं है, तो उसे हमारे यहाँ अयोग्य घोषित किया जा सकता है। चित्त विकृत है, पागल है, तो उसे भी हम क्या कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। ये बात बोली गई। अच्छा, चित्त विकृत घोषित कौन कर देगा? क्या किसी ने हम किसी को कह दिया आपने पागल हो तो वो चित्त विकृत हो जाएगा? नहीं, हाई कोर्ट द्वारा डिक्लेयर होना चाहिए कि वो व्यक्ति पागल है या दिवालिया है, तो उस व्यक्ति को हम क्या घोषित कर सकते हैं, अयोग्य घोषित कर सकते हैं। तो ये बातें हमें समझनी है। आर्टिकल हमने 324 बताया जिसमें आयोग के बारे में है, और 325 से कहता है कि धर्म, जाति, मूलवंश और लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को ना मत देने का अधिकार दिया जा सकता है, ना उसका लिया जा सकता है। अब अगर हम बात करते हैं आर्टिकल 327 में, यहाँ पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है, हम कहें कि संसद को विधायी शक्ति है। संसद को कैसी शक्ति है, विधायी शक्ति, कि वो क्या करे, कानून बना सकती है। जैसे वो क्या करती है, निर्वाचक नामावली के लिए कानून बना सकती है, परिसीमन के लिए कानून बना सकती है। ये सब पावर किसे दी गई है, पार्लियामेंट को दी गई है। तो ये सब पावर्स के बेसिस पर ही हमें अब आगे का समझना है कि चुनाव कैसे संपन्न होता, क्या होता। तो हमने डाला है चुनाव प्रणाली। ठीक, तो हमारे यहाँ दो तरीके की प्रणालियाँ होती हैं। मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दे दिया, जिससे आप कुछ बेसिक बातें समझें जो इलेक्शन कमीशन में हम समझाएंगे। एक चुनाव प्रणाली है हमारे यहाँ फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, इसे समझना है। इसे हिंदी में बहुल प्रणाली भी कहा जाता है। और एक हमारे यहाँ जो चुनाव प्रणाली है वो आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली है। ये भी दो तरीके की होती है, एक एकल संक्रमण होती है और एक सूची होती है। इसमें क्या कहते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम समझने वाली बात है। कहते हैं कि जो सबसे ज्यादा वोट लेकर आएगा वही विजेता कहलाएगा। हमें प्रश्न क्या, जैसे क्या मान लीजिए कोई एक विधानसभा है और इसमें 5 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, या हम कहें 3 कैंडिडेट खड़े हैं ABC। इसे 40% वोट मिले हैं, इसे 30% मिले, इसे 20% मिले, इसे 50% प्लस नहीं भी मिले हैं। उन परिस्थितियों में भी अगर हम देखेंगे तो कितना हो गया, 70 90 ही हुआ। इसे भी मान लेते हैं, इसे 35 मान लेते हैं, 75 होगा, और इसे 25 मान लेते हैं। ठीक, तो ये विजेता कहलाएगा। मतलब क्या, मतदान चाहे जितना कम हो, जो सबसे ज्यादा पाएगा वो विजेता हो जाएगा। यही होता है फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में। हमारे यहाँ इसी आधार पर लोकसभा का चुनाव होता है, और इसी आधार पर हमारे यहाँ विधानसभा का चुनाव होता है। और अगर हम देखें तो स्थानीय स्तर पर के भी चुनाव जो होते हैं वो इसी पद्धति पर होते हैं। तो फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम हमारे यहाँ बहुत बड़ा बेस है इलेक्शन का।
फिर अगर हम कहते हैं अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में क्या होता है कि इसमें वरीयता क्रम में वोटिंग्स होती है, हम कहें संक्षेप में तो कैसे एकल संक्रमणीय पद्धति, पहले आप समझ लीजिए इसमें क्या होता है, वरीयता क्रम में वोटिंग होती है। जैसे एक ही कैंडिडेट जाएगा, सपोज करते हैं यहाँ पर मैंने हालांकि राष्ट्रपति में से ठीक से समझाया है, तो यहाँ पर संक्षेप में हम फिर बता देते हैं। जैसे मान लीजिए एक कैंडिडेट ए है, एक बी है और एक सी है, और यहाँ पर वो कोई भी व्यक्ति अगर वोट करने जाएगा तो इन तीनों कैंडिडेट को वोट करेगा। और वो वोट कैसे करेगा, प्रेफरेंस में। जैसे सबसे मान लीजिए पी नाम का कैंडिडेट गया और वो सबसे ज़्यादा पसंद बी को करता है तो इसे 1 प्रेफरेंस दे देगा, फिर ए को करता है तो इसे 2 दे देगा, और फिर सी को करता है तो इसे क्या दे देगा, 3 दे देगा। तो ऐसी वोटिंग को हम क्या कहते हैं, अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति कहते हैं। सूची सिस्टम को संक्षेप में समझना है, इसमें कैंडिडेट को वोट ना देकर पार्टी को वोट दिया जाता है, पार्टी को वोट दिया जाता है, और जिस पार्टी को जितने प्रतिशत वोट मिलते हैं उतने ही प्रतिशत उसके कैंडिडेट चुन के जाते हैं। जैसे सपोज करिए यूपी में चुनाव हो तो बीजेपी, बीएसपी, सपा और कांग्रेस 4 पार्टियां हैं, जितने जितने परसेंट जिसे वोट मिलेंगे उतने उतने परसेंट ही कैंडिडेट उसके विधानसभा में पहुंचेंगे। तो ऐसे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, सूची पद्धति कहते हैं। तो संक्षेप में हमें जानना है, ये पद्धति इजराइल और पुर्तगाल में चलती है। अगर हम कहें अनुपातिक एकल संक्रमणीय पद्धति से भारत में कौन कौन से चुनाव होते हैं, तो एक राष्ट्रपति का चुनाव होता है, एक अगर हम देखें तो राज्यसभा का चुनाव होता है, विधान परिषद का चुनाव होता है हमारे यहाँ, ठीक। तो जितने भी अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित होते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, वो सब एकल संक्रमणीय पद्धति से, अनुपातिक पद्धति से होते हैं। तो हमें संक्षेप में इतनी बातें याद रखनी है कि लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय चुनाव किससे होते हैं, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। और अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति में एकल संक्रमणीय के आधार पर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और विधान परिषद और राज्यसभा के चुनाव होते हैं। यही हमसे प्रश्न पूछा जाता है, बाकी हमसे पूछा नहीं जाता, ठीक। अब आगे हम बताते हैं चुनाव के प्रकार। चुनाव के प्रकार देखिए, चुनाव के प्रकार 3 तरीके के चुनाव होते हैं। एक कहलाता है आम चुनाव, एक दूसरा कहलाता है मध्यावधि चुनाव, और फिर एक जो होता है कहते हैं उपचुनाव, बाई इलेक्शन कहते हैं। जब कार्यकाल समाप्त हो जाए, सामान्यतः हमारे 5 वर्ष सदनों का कार्यकाल होता है, तब जो चुनाव संपन्न होता है वो कहलाता है आम चुनाव। और अगर कभी भी सदन भंग हो जाए, जैसे लोकसभा भंग हो जाए, विधानसभा भंग हो जाए, तब जो चुनाव होता है वो क्या कहलाता है, मध्यावधि चुनाव। और अगर किसी भी सदस्य की मृत्यु हो जाए या वो त्यागपत्र दे दे, तब जो चुनाव कराए जाते हैं वो क्या होते हैं, उपचुनाव होते हैं। तो संक्षेप में हम कहेंगे, जब कार्यकाल पूर्ण हो जाए सदन का, जो बेसिक चुनाव होते हैं 5-5 साल के अंतराल पर, वो आम चुनाव कहलाते हैं। और अगर सदन भंग हो जाए, लोकसभा या विधानसभा, तब जो चुनाव होते हैं तो हम कहते हैं मध्यावधि चुनाव। और उपचुनाव की परिस्थिति कब बनती है, जब किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, त्यागपत्र दे दे या अयोग्य घोषित होने की वजह से वो पद उसका खाली हो जाए, तब जो चुनाव होंगे वो क्या कहलाएंगे, उपचुनाव या बाई इलेक्शन कहलाएंगे। तो ये है संक्षेप में चुनाव के प्रकार। अब हम आपको समझाते हैं, इसमें कुछ समितियों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे पूछी जाती है तारकुंडे समिति। तारकुंडे समिति किससे संबंधित है, तो ये पूछी जाती है तो चुनाव सुधार से संबंधित है, चुनाव सुधार से, ठीक। दूसरा हमसे पूछा जाता है कि दिनेश गोस्वामी संबंधी किससे संबंधित है, दिनेश गोस्वामी समिति। तो ये भी सब चुनाव से ही संबंधित हम समितियां यहाँ पर लिख रहे हैं। फिर एक बोहरा समिति है, इसके बारे में थोड़ा याद रखना कि इसी ने बताया है कि कैसे चुनाव में साठगांठ अपराध की होती है। अपराध और राजनीति की साठगांठ, अपराधियों और राजनीति की साठगांठ पर बात बोली, उसकी रिपोर्ट दी है किसने, बोहरा ने। तो तारकुंडे समिति, दिनेश समिति हम कहें, बोहरा समिति कहें, या हम एक आपने सुना हो JS वर्मा समिति। इस समिति का भी संबंध किससे है, चुनाव सुधार से। एक तनख्वाह समिति जो है उसका भी संबंध किससे है, चुनाव सुधार से। तो ये 5 समितियां हमें याद रखनी है जिनका संबंध किससे है, चुनाव सुधार से, ठीक है।
ये पूछ लेते हैं निम्नलिखित में से कौन सी समितियां हैं जो चुनाव सुधार से संबंधित हैं, तो तारकुंडे समिति, दिनेश गोस्वामी समिति, बोहरा समिति, जीएस वर्मा समिति और तनखा समिति। हम संक्षेप में आपको वो फैक्ट बता रहे हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं। कॉन्सेप्चुअल इसमें केवल पार्टी का है, वो अभी हम समझाएंगे आपको। फिर कुछ बातें और बेसिक इसमें पूछी जाती हैं। इससे पहले पूछा जाता है 61वां संविधान संशोधन इसमें हुआ, 1988 में हुआ, हालांकि 89 में इसे इम्प्लीमेंट किया गया। इसमें क्या था कि पहले हमारे यहाँ मतदान की उम्र 21 वर्ष हुआ करती थी, उसे घटाकर कितना कर दिया गया है, 18 वर्ष। दूसरा समझना है यहाँ पर प्रस्तावकों की संख्या को लेकर एक सुधार किया गया। वहां से प्रश्न पूछ लेते हैं कि राज्यसभा और विधानसभा में जो प्रस्तावक हैं, जैसे मान लीजिए कोई राज्यसभा का कैंडिडेट चुनाव लड़ना चाहता है, तो वहां जितने कुल सदस्य होते हैं उसके 10% लोग उसके प्रस्तावक होने चाहिए। जैसे यूपी में 31 सीटें हैं राज्यसभा की, अगर कोई राज्यसभा का चुनाव लड़ना चाहता है तो उसे कम से कम 3 प्रस्तावक जरूरत होंगे। समझ रहे हैं? इसी तरीके से विधान परिषद के लिए है, विधानसभा के लिए नहीं, विधान परिषद के लिए भी यही चीज लागू होती है। ठीक, तो ये हुआ। फिर अगर हम बात करते ईवीएम के बारे में बात की जाती है कि ये कब से शुरू हुआ, तो 1998 में सबसे पहले ये इंप्लीमेंट हुआ। ये सीधे सीधे कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जो हमसे, तो वो हम आपको बता रहे हैं। फिर एक हमारे यहाँ कॉन्सेप्ट आया है राष्ट्रीय गौरव का कॉन्सेप्ट। राष्ट्रीय गौरव हमारे यहाँ 3 चीजें मानी जाती हैं, आपको पता है, एक हमारा तिरंगा, एक राष्ट्रगान और एक आपको पता है संविधान। अगर इनके अपमान की वजह से किसी व्यक्ति को 6 साल की सजा हुई है तो उसे चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित किया गया। ठीक है, अब यहीं पर एक बात और समझना, सामान्यतः अगर कोई व्यक्ति जेल में है तो वो हमारे यहाँ चुनाव लड़ने से प्रतिबंधित नहीं किया गया अगर उसका निर्वाचक नामावली में नाम है। ठीक है, तो यानी कोई भी सांसद या विधायक जेल में रहते हुए भी चुनाव लड़ सकता है और जीत सकता है और वो अपना सदस्य बने। ठीक, ये बात भी यहाँ याद रखने वाली है। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पर जो इसमें हमें समझानी है, राजनीतिक पार्टियां। देखिए हमारे यहाँ कई तरीके के दल होते हैं। पहले हम बताते हैं कि पार्टी कैसे बना सकते हो आप। कोई नई पार्टी बनानी हो तो उसके लिए शर्त क्या है, ये समझिए। पहला क्या है कि 30 दिन, मतलब आप इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास जाएं और आवेदन कर दें। ठीक, 30 दिन के अंदर आपका रजिस्ट्रेशन जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा। आपको क्या क्या करना पड़ेगा, एक डिमांड ड्राफ्ट जमा करना पड़ेगा, वो कितने हजार रुपए का, 10,000 रुपए। तीसरी कंडीशन आपके पास कि आपके पास 100 वोटर कम से कम होने चाहिए जिस क्षेत्र में आप पार्टी बना रहे, वो प्रस्तावक होने चाहिए। चौथा क्या है कि आपको डिटेल देना पड़ेगा अपना कि पार्टी आप क्या बनाएंगे, उसका क्या आधार होगा, पूरा सब कुछ। पार्टी का आपको अपनी संविधान भी बताना पड़ेगा, मतलब पार्टी कॉन्स्टिट्यूशन आपके कौन कौन से मौलिक मूल्य लेकर चलेंगे कि आप लोकतांत्रिक रहेंगे, किन की बातों को उठाएंगे, कौन से मुद्दे, क्या एजेंडे होंगे आपके, ये सब बताना पड़ेगा। और ये जब वेरीफाई कर लेगा डीएम, तब आपको पता है आपकी पार्टी का क्या हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो न्यू पार्टी बनाने की हमने आपको अभी विधि बताई। अब हम बताते हैं कि दल, गैर मान्यता प्राप्त दल कैसे बन जाते हैं, और फिर राज्य स्तर का दल कैसे बन जाते हैं और राष्ट्रीय स्तर का दल कैसे बन जाते हैं। गैर मान्यता प्राप्त दल के लिए क्या है, प्राप्त दल। अब आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद, चाहे लोकसभा का चुनाव हो चाहे विधानसभा का चुनाव हो, अगर 10% सीटों पर अपने प्रतिनिधि खड़े कर दिया तो समझ लीजिए आप क्या बन जाएंगे, गैर मान्यता प्राप्त दल। ध्यान से समझिए, जैसे सपोज करो यूपी में 80 सीटें लोकसभा में हैं और लोकसभा के चुनाव हो रहे हो, केवल आप 8 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़ा कर दो और आपको किसका मान मिल जाएगा, गैर मान्यता प्राप्त दल की वरीयता मिल जाएगी। ठीक है, ऐसे ही सब विधानसभा का चुनाव हो तो उसमें 41 पर खड़ा कर दीजिए तो आपको मिल जाएगा। उत्तर प्रदेश के बेसिस पर अगर हम देखें तो ये गैर मान्यता प्राप्त दल पाने का रजिस्ट्रेशन के बाद बड़ा आसान तरीका है। लेकिन राज्य के लिए अब हम समझते हैं, राज्य स्तर का दल अगर बनना है तो क्या कंडीशन होगी, यही पेपर में पूछी जाती है। राज्य स्तर के दल के लिए कंडीशन, जैसे पहला, लोकसभा के चुनाव अगर हो रहा है या विधानसभा का चुनाव हो रहा है,
तो लोकसभा के चुनाव में आपको 6% वोट मिले हों और 1 सीट मिल गई हो मिनिमम। विधानसभा के चुनाव हो रहा हो तो 6% वोट मिले हों और 2 सीट मिल गई हों। मीन्स हम कहें यहाँ पर 1 MP हो आपका और यहाँ पर 2 MLA हों, जीत गए। अगर इन 2 में से कोई कंडीशन फुलफिल हो रही है तो आप कहेंगे कि आप किसके राज्य स्तर के दल के नेता, मतलब पार्टी आपकी बन जाएगी। तीसरा, अगर ऐसा नहीं हो तो केवल टोटल का बैलेट वोटों का ही 8% वोट ही आपको मिल गए हो, समझे। और यह चौथी कंडीशन हम कहें कि 3% चाहे सीट मिल गई हो, ठीक, 3% सीट या 3 MLA आप जीत गए हो विधानसभा के चुनाव में, जो भी अधिक हो, तो ये चौथी कंडीशंस होती है। अगर ये 4 कंडीशन फुलफिल होती हैं तो आप कहेंगे आप राज्य स्तर दल के क्या हैं, पार्टी बन जाएंगे। अब हम राष्ट्रीय स्तर की यहां पर समझ लेते हैं। राष्ट्रीय स्तर, इसके लिए केवल 3 कंडीशंस होती हैं, ध्यान से समझिए, बड़ा आसान है। इसमें एक होती है 4 राज्यों में कम से कम, क्या कि अगर लोकसभा का चुनाव हो रहा है तो आपको 6% वोट मिले हों और कितनी सीटें मिल गई, 4 कम से कम सीटें मिल गई। बात समझ, अगर इसी या आपने क्या है 4 राज्यों में आप राज्य स्तर दल के नेता बन गए हो, सॉरी राज्य स्तर दल की पार्टी घोषित हो गई, ये कंडीशन है। या तो आपने 2% सीटें कम से कम 3 राज्यों में जीत ली, 2% सीटें लोकसभा में कम से कम 3 राज्यों में आपकी होनी चाहिए, चुनाव में जीत ली, ठीक। तो ये 2 कंडीशंस अगर हमारी फुलफिल हो जाए, मैंने इसी में मर्ज कर दी है, 3 हो जाती हैं कुल मिला के, तो हम कहते हैं कि राष्ट्रीय पार्टी के क्या हो गए, लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, दोनों के लिए वो पहली वाली केस है, और ये 2% सीटें, तो हम कहते हैं कि हम राष्ट्रीय या राज्य स्तर के दल। इस तरीके से हमारे यहाँ पता है आपको 8 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, और अगर हम देखें बाकी बहुत सी गैर मान्यता प्राप्त दल हैं और राज्य दलों तो बहुत हैं, ठीक। तो ये हमारे यहाँ कंडीशंस हैं। इसके लिए कुछ क्वेश्चंस हमसे पूछे जाते हैं 12वें संविधान संशोधन से इस चैप्टर में, तो उसे हम भी आपको रिकॉल कराते हैं। दल बदल कानून, दल बदल कानून पूछा जाता है कब लाया गया है, तो 12वें संविधान संशोधन द्वारा लाया गया। कब, 1985 में। ये बेसिक बात है। अब हमें समझना है कि कैसे इसमें होता क्या है, अयोग्य घोषित होता है। 3 तरीके के कैंडिडेट होते हैं, एक होता है निर्वाचित, एक होता है मनोनीत और एक होता है निर्दलीय। तीनों के बारे में समझिए। अगर किसी पार्टी से निर्वाचित कैंडिडेट, मतलब पार्टी का है, किसी दल से रिलेटेड है, अगर उसने स्वेच्छा से पद त्याग दिया है या उसने पार्टी के विप का उल्लंघन किया है, विप मतलब उसके अनुशासन का उल्लंघन किया है, और 15 दिन के अंदर पार्टी ने उसे क्षमा नहीं किया है, तो उस व्यक्ति को दल बदल कानून के तहत क्या घोषित किया जाएगा, अयोग्य घोषित। मनोनीत वाले ने अगर 6 माह के बाद किसी पार्टी की सदस्यता ले ली है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, और निर्दलीय वाले ने अगर किसी पार्टी की ही सदस्यता ले ली तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। तो ये 3 कंडीशन है बेसिक, ठीक है। तो अब इसमें हमें क्या समझना कि किन परिस्थितियों में अयोग्य घोषित नहीं होगा। अगर उस दल का विघटन हो जाए तो वो अयोग्य घोषित नहीं होगा। विघटन तभी माना जाता है जब किसी पार्टी के 2/3 सदस्य किसी दूसरी पार्टी में जाके मिल जाए, ठीक। ये बात भी समझने वाली। तो यहाँ अगर हमने आपको बता दिया दल बदल कानून के बारे में। दल बदल कानून के लिए अयोग्य घोषित कौन करता है, अक्सर पूछा जाता है। तो लोकसभा अध्यक्ष या हम कहें विधानसभा में विधानसभा अध्यक्ष मीन्स सदन का पीठासीन अधिकारी की पावर होती है। पीठासीन अधिकारी को ही पावर होती है कि वो उसके लिए नियम बनाए और सदन के सामने 30 दिन के लिए रखे। क्या किसी भी व्यक्ति को पीठासीन अधिकारी ऐसे घोषित कर सकता है, उसके लिए न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता। पहले न्यायिक पुनरावलोकन नहीं हो सकता था, लेकिन एक मामला आया है की हो तो होलो हॉन, की हो तो होलो हॉन मामला। इस मामले में यह कहा गया अगर पीठासीन अधिकारी दुर्भावना से प्रेरित है तो उसका न्यायिक पुनरावलोकन हो सकता है, ठीक है। तो संक्षेप में हमने कराया है। मैक्सिमम क्वेश्चन इतने तक ही लिमिटेड होते हैं। एक कमेटी से क्वेश्चन पूछा जाता है, दूसरा यहाँ से क्वेश्चन जो मैंने बेसिक फैक्ट बताए हैं। हमारा टारगेट PCS 12 जून के पेपर है, उसके लिए अगर आप ये फैक्ट को रिवाइज करेंगे तो आपको कंप्लीटली फायदा पहुँचेगा, ठीक है। तो इसमें हम लोग इतना ही रखते हैं, अब आगे फिर मिलेंगे।